जय हिंद SRPS। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में फिराक गोरखपुरी जिनकी कुछ गज़लें और रुबाइयाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। उर्दू फारसी के जाने माने शायर फिराक गोरखपुरी, जिनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था, का जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। उन्नीस 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसी महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। इस महान शायर का देहावसान सन 1983 ईस्वी में हो गया। फिराक गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए अपनी रचनाओं के माध्यम से। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा जो रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बधा रहता था, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं, उस परंपरा को फिराक गोरखपुरी, नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने तोड़ा है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहां सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभव बनकर शायरी में ढला है। उनका एक शेर, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उनके यहां सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है।
उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिकता कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाती है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं तो चंद खिलौना ले हूं, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौने हैं जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हो पर जो चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है। उस दौर का साक्षात दर्शन कराते हैं। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। माँ बाप के उस मर्म को, उस दुख को इन पंक्तियों में पिरोया गया है। लुका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पर नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से है। इस पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। इस रुबाई रचना में कवि ने वात्सल्य का वर्णन किया है।
माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झुला रही है, बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिला उठता है। उसे साफ पानी से नहलाती है, बालों में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है। दीपावली के अवसर पर शाम होते ही पुते सजे घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। छोटे घर में दीपक जलता है। आसमान में चांद लेकर बच्चा उस चांद को पकड़ने की जिद करता है। रक्षाबंधन को एक मीठा बंधन बताते हुए कहा गया है कि रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। इस तरह इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य का, प्रेम का एक अनूठा संग्रह किया हुआ है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा यहां पर अर्थात बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। गोद भरी अर्थात गोद में भरकर। रह रह के अर्थात रुक रुक कर। लुका देना माने उछाल देना। इस कविता में, इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने एक छोटे बच्चे एवं उसकी मां के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। फिराक जी कहते हैं कि एक मां अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वह कभी उसे अपने उस बच्चों को हाथों में झुलाती है, तो कभी रह रह के हवा में जो लुका देती है उसे हवा में उछाल देती है और पुनः हाथों में थाम लेती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। मां के ऐसा करने से, शायर कहता है कि मां के इस प्रकार क्रियाकलाप करने से बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। वह खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठती है। इन पंक्तियों में एक मां के वात्सल्य भाव और उसकी ममता से पुलकित शिशु के माध्यम से फिराक जी ने सहज स्नेह से उत्पन्न नैसर्गिक सौंदर्य का चित्रण किया है। मां द्वारा बच्चे को चांद का टुकड़ा और खिलखिलाते हुए चित्रित करने में मां के रूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने, स्त्री जीवन और हंसी में निहित सहज बाल्यकालिक शिशु सौंदर्य को दिखाना है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है। खिलखिलाती हंसी श्रव्य बिंब का निर्माण करती है। रुबाई छंद है, उर्दू भाषा का प्रसिद्ध छंद है। वर्णन बिंब प्रधान है।
चांद का टुकड़ा, गोद भरी कहना, हाथ पे झुलाती आदि दृश्य बिंब हैं। अब हम दूसरी रुबाई की तरफ चलते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। छलके मतलब जो धुलक कर गिरने वाले जल है, निर्मल मतलब स्वच्छ, उलझे मतलब जो सुलझे ना हो, जो एक दूसरे में उलझे हुए हों। गेसु माने बाल, घुटनियों माने घुटनों में, पिन्हाती मतलब पहनाती है। इस रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने और उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने की स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ और बच्चे के बीच मौजूद स्नेह का वर्णन किया गया है चिराग गोरखपुरी के द्वारा। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के शरीर पर स्वच्छ पारदर्शी, छलकने वाला अर्थात पारदर्शी जल को डालकर नहलाने के बाद उसके भीगे और उलझे बालों को कंघी से संवारती है। गेसुओं में कंघी करके, कंघी से संवार के, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि जब वह माँ अपने घुटनों में लेके अपने बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा कितनी आत्मीयता के साथ, कितने प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ, स्नेह भाव से माँ के मुंह की तरफ देखता रहता है। माँ बच्चे के प्रेम का सह चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति माँ के मुंह को बच्चे द्वारा देखने में निहित है। काव्य सौंदर्य देखने रुबाई छंद का प्रयोग है। घुटनियों, कंघी इत्यादि सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस प्रधान पूर्व की तरह ही। अब हम आपको इन दोनों रुबाइयों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे, जिनका आप समुचित उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। प्रथम प्रश्न, बच्चे को चांद का टुकड़ा कहने का क्या अभिप्राय है? बच्चे को चांद का टुकड़ा कहने का क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 2, गोद भरी शब्द का क्या अर्थ है? गोद भरी शब्द का क्या अर्थ है और यह शब्द किसके लिए आया है? प्रश्न संख्या 3, उलझे हुए गेसुओं से शायर किसकी ओर इशारा कर रहा है? उलझे हुए गेसुओं से शायर किसकी ओर इशारा कर रहा है? प्रश्न संख्या 4, रुबाई में प्रयुक्त लोक भाषा के विशिष्ट शब्दों को लिखें।
रुबाइयों में प्रयुक्त लोक भाषा के विशिष्ट शब्दों को लिखें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और पुनः कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की क्लिष्टता, किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता है तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से उस कठिनाई को अपने दूर कर सकते हैं। आशा है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। कल पुनः अगले वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय SRPS।